आइए बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। हमारी वीडियो कट चुकी थी, आपने देखा कि जब हम विधायी शक्तियाँ पढ़ रहे थे। तो आइए बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में फिर से एक बार, ठीक है, सही तरीके से। देखिए, धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है संसद में, जब धन विधेयक होता है वो अनुच्छेद 110 के तहत प्रस्तुत किया जाता है या 110 के तहत लाया जाता है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति के सहमति से ही लाया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति के सहमति से ही लाया जाता है। संसद में जब धन विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही लाया जाता है। संसद में जब धन विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति का मतलब पहले सहमति ले ली जाती है। देखिए, धन विधेयक लाने के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति से पहले सहमति ले ली जाती है। सहमति मतलब सिग्नेचर करवा लिया जाता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ठीक, हाँ बोलो। अभी बात करेंगे आगे चलकर, ठीक है। मनी बिल इसे कह सकते हैं अभी, ठीक। तो धन विधेयक जो होता है, अनुच्छेद 110 के तहत लाया जाता है और कहाँ पर लाया जाता है, संसद में लाया जाता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लाया जाता है। आगे चलकर हम धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या होता है इसके बारे में डिफरेंशिएट करके मैं बताऊंगा, इसलिए यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करें तो वित्तीय वार्षिक विवरण जो होता है, वित्तीय वार्षिक विवरण जो होता है आपका, वार्षिक वित्तीय विवरण कर सकते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें यानी कि बजट की बात करते हैं तो बजट जो है आपका राष्ट्रपति क्या करता है, संसद में या तो प्रस्तुत करता है या संसद में रखवाता है, ठीक है। तो बजट जो होता है राष्ट्रपति क्या करता है, या तो संसद में प्रस्तुत करता है या तो संसद में प्रस्तुत करवाता है। देखिए, हमारे लक्ष्मीकांत सर की किताब में यही लिखा गया है कि राष्ट्रपति संसद में बजट को प्रस्तुत करता है या बजट को संसद में रखता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने दोनों चीज यहाँ मैं बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब आइए बात करते हैं राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां क्या है, ठीक है, जुडिशियल पावर क्या है राष्ट्रपति के पास। अब आइए बात करते हैं राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है तथा शपथ दिलाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, जो सबसे उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, आइए मैं एक चीज और भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है जो आपकी शीर्ष स्थान पर क्या है, आपके सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों में आपकी क्या है, हाई कोर्ट है, यानी जिसे आप बोलते हैं एचसी बोलते हैं, और फिर जिलों की बात करें तो हमारे यहाँ कैसे है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि आपका सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है कि एचसी को क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। एचसी को क्या कहा जाता है, आपको हाई कोर्ट कहा जाता है, जो राज्यों में होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट को, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जिले में होता है, ठीक है। तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इनमें जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही और अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट बात करते हैं,
राष्ट्रपति, नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति हाई कोर्ट यानी कि जो आपका एचसी है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। किसके? हाई कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया न्यायिक व्यवस्था में या न्यायिक शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। कौन? आपका राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के पास यह पावर है। दूसरी बात करते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति क्या करता है? मुख्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं कि सैन्य शक्तियों के बारे में। ठीक है, सैन्य शक्तियों के बारे में आइए बात करते हैं। राष्ट्रपति के सैन्य शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति के सैन्य शक्तियों के बारे में आइए बात करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में आइए बात करते हैं। सैन्य शक्तियां क्या हैं? सैन्य शक्तियों के बारे में बात करते हैं कि सैन्य शक्तियां क्या हैं। देखिए, राष्ट्रपति थल सेना, वायुसेना, थल सेना, मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है, थल सेना, वायुसेना व जल सेना, इन तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होता है। इन तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होता है। सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है कि जो थल सेना होती है, जल सेना होती है या वायु सेना होती है, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति के पास यह भी पावर होती है कि थल सेना के प्रमुख को और वायुसेना के प्रमुख को और जल सेना के प्रमुख को, इन सभी के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इन तीनों की प्रमुखता कौन करता है? इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, जो हेड होते हैं, जो चीफ होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो मैंने आपको न्यायिक शक्तियों में क्या क्या बताया, फिर उसके बाद सैन्य शक्तियों के बारे में क्या क्या बताया, आइए बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि न्यायिक शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और फिर मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ये भी मैंने आपको बताया। और लास्ट चीजें मैंने आपको बताया था कि इसके बाद मैंने आपको बताया था सैन्य शक्तियों में। और सैन्य शक्तियों में मैंने आपको क्या क्या बताया? पहली चीजें मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक, इसको मैंने आपको बताया। फिर राष्ट्रपति के पास यह भी शक्ति होती है कि राष्ट्रपति इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, जो हेड होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। अब आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां क्या होती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां क्या होती हैं? ठीक है, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां क्या होती हैं? राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां। देखिए, राष्ट्रपति महोदय के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां। अगर आपसे कोई पूछता है कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन कितनी शक्तियां हैं, तो 3 शक्तियां हैं। ठीक है, पहली आपकी हो जाती है
राष्ट्रीय आपातकाल, पहली आपकी कौन सी हो जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 352 में है। किसमें है, अनुच्छेद 352। और कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि 352 क्या होता है, या अनुच्छेद 352 किससे संबंधित रखता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित रखता है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी से संबंधित रखता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरी शक्तियां हैं आपातकाल में राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट है आपके राष्ट्रपति शासन, और ये जो है आपके अनुच्छेद 356 के तहत दी गई है। 356 के तहत राष्ट्रपति के पास क्या है, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी इसके बारे में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। और तीसरी जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास वो है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल के बारे में जो प्रोविजन है अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल के बारे में जो प्रोविजन है वो किसमें है, आपके अनुच्छेद 360 में है। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां हैं जो आपके आपातकाल में है। आपातकालीन शक्तियों की 3 चीजें मैंने आपको कौन कौन से बताया, एक तो मैंने आपको बताया अनुच्छेद 360 बताया आपको, फिर मैंने आपको बताया अनुच्छेद 356 बताया, और 352 में मैंने आपको बताया राष्ट्रीय आपातकाल, फिर मैंने आपको 356 में क्या बताया, राष्ट्रपति शासन, और फिर मैंने आपको 360 के तहत क्या बताया, वित्तीय आपातकाल। अब आइए बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू होता है, नेशनल इमरजेंसी कब लागू होती है। आइए बात करते हैं एक एक चीजों के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल तब लागू होता है जब कोई बाह्य आक्रमण होता है, जब कोई, ऐसे लिख लीजिएगा, जब कोई बाह्य आक्रमण, जब कोई बाह्य आक्रमण होता है, जब कोई बाह्य आक्रमण, या बाह्य आक्रमण मैं आपको समझाता भी हूं, जब कोई बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, या विद्रोह होने की आशंका होती है। देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल तब लागू किया जाता है जब कोई बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण मतलब या कोई युद्ध जैसे कोई घटना हो जाए। ठीक है, बाह्य आक्रमण से तात्पर्य हो जाता है, मान लीजिए हमारे देश में क्या है, कुछ पड़ोसी देश हैं, जैसे आप देखते हो कि पाकिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है, फिर आप देखते हो चाइना है। ठीक है, ऐसे तो चाइना है, चलो बता देता हूँ। चाइना के बाद आप मान लीजिए आपका कौन सा है, नेपाल है, फिर आपका भूटान है, फिर उसके बाद आपका म्यांमार है, फिर उसके बाद आपका श्रीलंका है। ठीक है, तो इतने सारे देशों में से मान लीजिए कोई ऐसा देश है जो हमारे देश पर आक्रमण कर देता है। जब हमारे देश पर कोई देश, मान लीजिए चीन से हमारा इस समय ज्यादा स्थिति हमारे साथ नहीं चल, सॉरी, चीन के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो बिगड़ चुके हैं, आप देख रहे हो काफी दिन से। ठीक है, तो हो सकता है एक बार आप सोचिए, एक बार कल्पना कीजिए कि चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, नेशनल इमरजेंसी लागू कर देंगे 352 में। अब आप सोच रहे होंगे कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है तो उस समय देश की स्थिति कैसे हो जाती है। जैसे आपने देखा था लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन में 352 नहीं था, 352 का यूज नहीं किया गया था, बिल्कुल लॉकडाउन के जैसे नेशनल इमरजेंसी हो जाती है। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलता है, कहीं भी आने जाने पर भी सभी प्रतिबंध लगा दिया जाते हैं। ठीक है, कुछ आवश्यक चीजों पर छूट दे दी जाती है बस। ठीक है, नहीं तो आप देखते हो जैसे आपने लॉकडाउन का देखा था ना, बिल्कुल जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो पूरे देश में कुछ इसी तरह का रूप आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया कि नहीं, 352। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है वो किसी राज्यों में लागू किया जाता है, किसी राज्य में या किसी विशेष क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किसी राज्य मतलब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यदि संविधान के अनुरूप काम न कर रहा हो, संविधान के अनुरूप काम न कर रहा हो, तो राज्यपाल क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि यहाँ पर क्या है, संविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार काम नहीं कर रही है, काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, यहाँ पर
356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। एक केवल किसी राज्य में या किसी विशेष क्षेत्र में लागू किया जा सकता है बस, ठीक है। ये सारे पूरे देश में लागू नहीं होता है, ठीक है। और भी कई स्थितियां होती हैं, लेकिन अभी आप इतना समझिए, ठीक है। फिर मैं आपको किसी दिन जब पढ़ाऊंगा, जब मैं किसी दिन आपको पढ़ाऊंगा 352, 356, 360, तो बिल्कुल एलोब्रेशन करके मैं पढ़ाऊंगा और बहुत ही विस्तार पूर्वक इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ कि इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या चीजें स्थगित हो जाती हैं, क्या क्या चीजें चालू रहती हैं, इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी आप राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसलिए आप उतना ही जानिए जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए इस समय, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब कोई राज्य या किसी विशेष या कोई राज्य जो होता है संविधान के अनुरूप काम ना कर रहा हो। कोई भी राज्य हो सकता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, या कोई भी राज्य हो सकता है, जब संविधान के अनुरूप काम नहीं करता है तो राज्यपाल क्या करते हैं, राष्ट्रपति को यह सिफारिश करते हैं कि यहाँ पर कुछ भी संविधान के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं। देखिए वित्तीय आपातकाल भी जो होता है आपका, ये भी पूरे देश में लागू किया जाता है, ये भी आपके पूरे देश में लागू किया जाता है। देखिए वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत यूज किया जाता है, और कब किया जाता है, जब हमारे देश में कुछ इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है कि बिल्कुल हमारे पास पैसा नहीं रहता है, यहाँ तक कि कुछ खरीदने को भी पैसा नहीं रह जाता है। देखिए जब भी हम कुछ खरीदते हैं वो विदेशों से खरीदते हैं, क्योंकि डॉलर की हमें आवश्यकता पड़ती है कुछ खरीदने की चीजें के, ठीक है। ऐसा नहीं, हमारा जो मुद्रा है, हमारे देश की जो मुद्रा हमारे देश में ही लागू रहती है बस। बाहर के देश के लिए अगर बाहर से कुछ हमें खरीदना है, मान लीजिए हमें कच्चे तेल खरीदना है या कुछ अन्य वस्तुएं खरीदना है, खाद्यान्न वाली चीजें खरीदना है, मान लीजिए अमेरिका से, चाइना से, तो उसके लिए हमें किस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, कौन सी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, डॉलर की आवश्यकता पड़ती है। तो मान लीजिए हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, जैसे अभी आपने देखा लॉकडाउन में देखा कि हमारी स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि बिल्कुल हमारे पास पैसे खत्म होने के कगार पर आ गए थे हम, लेकिन हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल वो लागू नहीं किया गया, क्योंकि हमें इतनी बड़ी ज्यादा कंडीशन से नहीं जूझना पड़ा और सब सही चल गया, ठीक है। लॉकडाउन समय रहते खुल गया और सब कुछ जो आर्थिक प्रक्रिया थी वो चलने लगी, अपने रास्ते पर आने लगी, इसलिए 360 का प्रयोग नहीं किया गया। क्लियर। तो 360 का तब प्रयोग किया जाता है जब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, तब 360 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि अभी हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा नोट करके कि हमारे देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया, अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया है। क्लियर। अब आइए बात करते हैं, एक बार रिवीजन देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। पहली चीजें मैंने आपको बताया राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लागू होता है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जब भी लागू होगा ये पूरे देश में लागू होगा। इतना अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप सिर्फ एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल तब लागू किया जाता है जो पूरे देश में लागू किया जाता है, और क्या परिस्थिति या किन परिस्थितियों में लागू किया जाता है, या तो कोई बाह्य आक्रमण होता है, या युद्ध होता है, या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह से तात्पर्य होता है कि हमारी सेना जो है वो जगह जगह पर विद्रोह करने लगी, हमारी बात मानने से इनकार कर रही है, ठीक है। तो तब लागू किया जाता है आपका नेशनल इमरजेंसी, और यह जब लागू किया जाता है तो पूरे देश में लागू किया जाता है, यानी कि पूरे देश या पूरे भारत में, पूरे देश में लागू किया जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीजें मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति शासन 356 जो लागू किया जाता है, या तो किसी राज्य के क्षेत्र में किसी राज्य में लागू किया जाएगा, या किसी राज्य के विशेष क्षेत्र में इसे लागू किया जा सकता है। क्लियर। और तीसरी चीजें मैंने आपको बताया कि वित्तीय आपातकाल में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास वित्तीय आपातकाल तब लागू होता है, ये भी पूरे देश में लागू किया जाता है, तब लागू होता है जब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। कुछ खरीदने तक की भी स्थिति नहीं रह जाती है, कुछ खरीदना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तब वित्तीय आपातकाल लागू होता है। देखिए जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है तब क्या होता है कि जो सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं लोग हैं, उनकी सैलरियां कम कर दी जाती हैं।
बहुत सारी भारत सरकार की योजना परियोजना को बंद कर दिया जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है जब तक हमारी स्थिति सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती, यानी कि जब तक हम सामान्य स्थिति में नहीं आ जाते। क्लियर? तो मैंने आज पढ़ाया आपको कि राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या चीजें मैंने आपको बताया। एक तो मैंने आपको बताया विधायी शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको बताया सैन्य शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया, और फिर उसके बाद मैंने आपको वित्तीय शक्तियों के बारे में बताया, और फिर आपको न्यायिक शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्तियों के बारे में देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान शक्तियां हैं वो किस प्रकार से काम करती हैं, किस प्रकार से क्षमादान राष्ट्रपति करते हैं या किस स्थिति में क्षमादान करते हैं, इसके बारे में आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।